सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर एक डाउट था इस वाले चैप्टर से ही। बोलिए ना। सर आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ाते वक्त एक एक्सेप्शन दिया था और आपने बोला था कि रेजोनेंस में बताओगे कि वो एरोमेटिक क्यों है। तो सर आपने बता दिया क्या? कौन सा कंपाउंड मुझे देखते हैं? सर वो उस एक्चुअली वो हकल्स रूल भी फॉलो नहीं कर रहा था और समथिंग लाइक दिस कंपाउंड यस सर। है। यस सर। तो ये कंपाउंड हमने उस टाइम बात किया था कि ये हकल्स रूल फॉलो नहीं करता है, बिकॉज 4n+2 इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो n इक्वल टू आपको 1/2 मिलता है। ये हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी ये एरोमेटिक है, ऐसा नहीं बोला था ना। क्योंकि यहाँ पे हमारे काउंटिंग गलत है। हम बोलते हैं कि यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हम सोचते हैं कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। परंतु एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पे है और ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, कॉन्जुगेशन में है। हाँ जी। यस सर। अगर वो कॉन्जुगेशन में है उसका मतलब वहां पे रेजोनेंस होगा। यस सर। तो आप देखिए तीनों जो है रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस के दौरान क्या होगा, ये लोन पेयर जो है ड्यूरिंग, अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में होता है पाई बॉन्ड के, तो समझना वो लोन पेयर कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड के अंदर। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टर्न इनटू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 नहीं बल्कि 6 होंगे। अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में है तो तब उस लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं। तब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, बिकॉज ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से, दिखता नहीं है आपको पर हो जाएगा। तो इसलिए इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट नहीं करते। तो हम 1 2 3 सिग्मा ही बोलते हैं, लोन पेयर काउंट नहीं करते। हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनार मॉलिक्यूल। अगर आप लोन पेयर कंसिडर करोगे तो फिर ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और ये प्लेनार भी नहीं होगा, और उस पर्सपेक्टिव से भी एरोमेटिक नहीं हो सकता है। पर जब कोई लोन पेयर, याद रखना, जब कोई लोन पेयर जो है रेजोनेंस में हो पाई बॉन्ड के, तब उस लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह मानते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग रेजोनेंस वो लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। इसीलिए इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस एंड ड्यूरिंग रेजोनेंस इट टर्न्स इनटू ए पाई बॉन्ड। तो वो लोन पेयर को हम पाई बॉन्ड मानते हैं, ना कि लोन पेयर। और उस पर्सपेक्टिव से इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे तो फिर होगा ना हकल्स फॉलो। आगे नहीं। यस सर। यस सर। सी गॉट द पॉइंट। yes. तो अभी हम जो है फिलहाल पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जहां पे हमने देख लिया है पिछले बार एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, और अभी हमें क्या देखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए इसमें these are the chemical reactions which involve removal of atoms or group from same or adjacent carbon atom, resulting the formation of multiple
तो एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिक मुद्दा हम ऑलरेडी जानते हैं, लास्ट टाइम बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं, कुछ ऐड नहीं करते हैं। और जब आप निकालते हैं दो एटम्स को बाजू बाजू कार्बन से, तो वहां पे पाई बॉन्ड निर्माण होता है। हाँ, पाई एग्जाम्पल लेंगे हम, लिख लीजिए पहले। नोटेड? यस सर। नो। प्लीज। यस सर। ये डिपेंडिंग upon the position of group of eliminated. The reaction is classified as alpha elimination. So based on कहाँ से, किस कार्बन एटम से, किस पोजीशन से हम एलिमिनेट कर रहे हैं उस एटम को या उस ग्रुप को, उसके हिसाब से तीन टाइप में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं: अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा है, उसमें हमने अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, ये सब पढ़ा था, याद है आपको? यस सर। अल्फा बीटा गामा। हाँ, तो वो थोड़ा भी यहाँ पे काम आएगा, चिंता कोई बात नहीं। अल्फा एलिमिनेशन सिंपल है, बस कहाँ से किस पोजीशन से वो जा रहा है उस पर डिपेंड करता है उस हम क्या नाम देंगे। तो सी फर्स्ट अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन कब बोलेंगे, एक उदाहरण लेके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा एलिमिनेशन के बारे में। नोट कर लिया आपने? यस। या सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा एलिमिनेशन के बारे में। Alpha elimination reactions. These are elimination reactions which involve the removal of both atoms को ग्रुप बोल सकते हैं, atoms from the same atoms to a group। कभी वो सिंगल एटम होता है, कभी वो ग्रुप होता है। from the same carbon atom and results in the formation of carbene. This is the formation of carbene.
जब सेम कार्बन एटम से देखो एलिमिनेशन में दो ग्रुप एलिमिनेट होंगे हमेशा, बिकॉज जैसे एडिशन आप करते हो तब भी दो लोग ऐड होते हैं ना, तो हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पर हम देखते हैं कि दोनों ही ऐड होता है। HCl डाला है तो H+ ऐड होगा और Cl- भी ऐड होता है, पर डिपेंडिंग ऑन मतलब किसके वजह से वो रिएक्शन हो रहा है उसका हम देखते हैं, नाम देते हैं भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। पर हम देखते हैं कि हर जगह पे एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो एक न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होता है एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जस्ट ये अल्फा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे हमने एडिशन में क्या किया, हमारी अल्कीन है, यहाँ पे HCl डाल दिया तो क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ प्लस या माइनस बना, यहाँ H+ और Cl- बना, ये H+ गया यहाँ अटैक कर दिया, ये गया यहाँ अटैक किया, और इसने क्या किया, CH2 यहाँ H जुड़ गया, यहाँ H यहाँ Cl जुड़ गया। ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है, पाई बॉन्ड थोड़ा यहाँ पे ऐड कर दिया। एलिमिनेशन से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मानो आपको ये दिया हुआ है और आपको ये चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ से H निकाल देंगे, यहाँ Cl निकाल देंगे, यहाँ H+ निकला, यहाँ बनेगा C-, Cl- निकला, यहाँ बनेगा C+, ये प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना के अल्कीन बना देंगे। द रिवर्स इज ट्रू। तो एडिशन और एलिमिनेशन जो है एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये एलिमिनेशन किस प्रकार से होगा उस पर डिपेंड है, इसको हम एलिमिनेशन बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, गामा बोलेंगे, कहाँ से हो रहा है। तो पहले फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं अल्फा एलिमिनेशन के बारे में। मतलब जिस कार्बन से आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है उसी कार्बन से न्यूक्लियोफाइल भी जाएगा। दो ग्रुप तो जाएगा एलिमिनेशन में, जैसे यहाँ दो ग्रुप जा रहा है, Cl- जा रहा है और H+ जा रहा है, दो लोग जाएंगे। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस जो मैंने एग्जांपल दी, यहाँ पे दो एडजेसेंट कार्बन से हो रहा है, और यहाँ से Cl- गया तो उसके बाजू वाले कार्बन H+ जा रहा है। इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन मतलब जिस कार्बन से Cl जाएगा उसी कार्बन से H भी जाएगा, तो वो अल्फा एलिमिनेशन। जैसे कि अल्फा के लिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अल्फा एलिमिनेशन, फॉर एग्जांपल there's a reaction chloroform that is called as dehydrohalogenation of chloroform. Dehydrohalogenation मतलब क्या, मैंने बताया था आपको, हर टर्म्स का मीनिंग क्या है। Dehydrohalogenation, हाँ, what we will remove here, रिमूवल ऑफ हेलोजन, one hydrogen and one halogen, है ना। dehydrohalogenation मतलब एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को यहाँ पे निकालने रिमूव करने वाले। तो किसका देख रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म का ये रिएक्शन देख रहे हैं। व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज CH3, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, राइट, इट इज क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म में से हमको निकालना है HCl, we will put a reagent and see what happens. So we have CHCl3, in this we put alcoholic KOH. This alcoholic KOH is a reagent। ये जो रिएजेंट जब भी आप इसको देखोगे, जहां भी इसको आप देखोगे, समझ जाना ये जो रिएजेंट है ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने वाला है। ये जो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने वाला है, मतलब ये रिएजेंट उसी के लिए बना है। और जैसे आप मान लीजिए ये रिएजेंट इस प्रकार से आपको याद ध्यान में रखना है, समझना है। शिवम आया है क्लास को आज? यस सर। शिवम, तुम्हारे घर में कल टैप खराब हो गया था ना, पाइप टूट गया था, तुमने किसको बुलाया, इंस्पेक्टर को बुलाया, पुलिस इंस्पेक्टर को, कि डॉक्टर को बुलाया? प्लम्बर। क्या बात है, शिवम तो होशियार है ना। तो जैसे हर चीज के लिए जब भी कोई वर्क होता है उसको संपन्न करना है तो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, हम उसी को बुलाते हैं, किसी को भी नहीं बुलाते। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग रिएक्शन संपन्न करने के लिए, जैसे कुछ रिएक्शन में रिडक्शन करना होता है, एक पर्पस रिडक्शन है, कुछ जगह ऑक्सीडेशन करना होता है, कुछ जगह डिहाइड्रोजनेशन करना होता है, कुछ जगह हाइड्रोजनेशन करना होता है, कुछ जगह सल्फोनेशन, कभी नाइट्रेशन,
कभी डिकार्बोक्सिलेशन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। ये डिफरेंट फंक्शंस को संपन्न करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और वही पर्टिकुलर रिएजेंट को काम कर सकता है। जैसे शिवम ने बोला पाइप टूट गए तो रिपेयर प्लम्बर हम सबको पता है, उसके लिए वही चाहिए। वैसे ही हमको यहाँ पे अवेयर होना पड़ेगा इस दुनिया के अंदर, ऑर्गेनिक की दुनिया में, कि अलग अलग कार्य करने के लिए कौन हमारे पास रिएजेंट है। वो रिएजेंट ये प्लम्बर, ये डॉक्टर, इंजीनियर की तरह। सो अल्कोहलिक केओज उसमें से एक रिएजेंट है। इनके बारे में पढ़ेंगे ये टॉपिक के बाद, नेक्स्ट वही टॉपिक है रिएजेंट्स करके, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स हम पढ़ेंगे। तो अल्कोहलिक केओज ऐसे रिएजेंट है, जब भी उसको आप ऑर्गेनिक में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो समझ जाना इसका फंक्शन है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका फंक्शन क्या है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा और वहां पे एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को उगाड़ फेंकेगा। तब ये कार्बन पे इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, CCl2 ये अभी कैसा है देखते हैं। ये जो CaCl3 है, इसमें CCl2 ले लेता हूँ और यहाँ पे H है ना, वही है। 3 Cl में से एक Cl यहाँ पे लिया, एक H लिया। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे ये हाइड्रोजन को भी रिमूव कर रहा है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, और Cl को भी रिमूव कर रहा है। दोनों यहाँ से बाहर जा रहे हैं, H और Cl दोनों जा रहे हैं। और H और Cl को आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा? CCl2 बच जाएगा। एंड कार्बन विथ लोन पेयर, कार्बन विथ लोन पेयर इज कॉल्ड कार्बीन। उसको हम कार्बीन बोलते हैं। यहाँ कार्बन पे लोन पेयर आ गया है CCl2, इसको कार्बीन बोलते हैं। टोटल कंपाउंड इज डाइक्लोरोकार्बीन, बट व्हेनेवर यू सी कार्बन हैविंग अ लोन पेयर, दो ही बॉन्ड उसने बनाया, दो बॉन्ड उसने नहीं बनाया है, तो समझ जाना वो कार्बीन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ इन द प्रेजेंस रिएजेंट, बिकॉज यहाँ पे सेम कार्बन से हाइड्रोजन भी जा रहा है, Cl भी जा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि देखो Cl जिस कार्बन जुड़ा हुआ है इसको अल्फा कार्बन है ना, जिस कार्बन को Cl जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अल्फा कार्बन से आपने H को भी निकाला, उसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। हाइड्रोजन कहाँ से गया वो डिपेंड करता है। हाइड्रोजन कहाँ से गया कोई ऐसा नाम पड़ेगा, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से गया उसी अल्फा एलिमिनेशन, या फिर ऐसे बोलो दोनों सेम कार्बन से उसे अल्फा एलिमिनेशन। नोट कर लिया आपने इसको? यस सर। पर ये सारे जो रिएक्शन होते हैं बहुत रेयर होते हैं, यू विल नॉट कम अक्रॉस रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे अभी। ये क्लासिफिकेशन में हम इसको लिख देते हैं। अल्फा और गामा जो रिएक्शंस है ये ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस में ना के बराबर ही है, जस्ट पता होना चाहिए। ऐसे है एक आध रिएक्शन एग्जांपल दिया मैंने। मेन जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, पर ये बस पता होना चाहिए ये है ऐसा। नाउ लेट अस सी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। These are the elimination reactions which involve removal of atoms or groups from two adjacent carbon atoms
लिख लीजिए एग्जाम्पल। यस सर। यस सर। जैसे कि मानो हमारे पास CH3 CH2 Br डाल दिया हमने अल्कोहलिक QH। अब यहां से Br जाएगा और मानो यहीं से H भी जाएगा, तो क्या बोलते हैं उसको? अगर इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? कौन सा डेफिनेशन है वो? डिहाइड्रोजनेशन। कार्बन को ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है हैलाइड, उसी कार्बन से अगर जहां से वो निकल रहा है वहीं से अगर हाइड्रोजन निकलता है उसको अल्फा टर्मिनेशन। पर हम बात करें बीटा टर्मिनेशन के बारे में। बीटा मतलब ये कार्बन अल्फा कार्बन है, दिस कार्बन इज बीटा कार्बन। याद है ना, अल्फा बीटा गामा। यस सर। अल्फा कार्बन ये बीटा, इसको जो अटैच होगा गामा बोलेंगे उसको, है ना। अब ये बीटा कार्बन मतलब एडजेसेंट कार्बन से अगर हाइड्रोजन को निकालते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे हाइड्रोजन, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से ब्रोमीन निकाल देंगे, तो यहाँ से H+ निकल गया, तो यहाँ से के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। यहाँ से Br- निकल रहा है, यहाँ से के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। तो ये H+ Br- निकल गया बाहर, तो ये माइनस और प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा अल्कीन। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है। अब बस हम यहाँ पे एग्जांपल पढ़ रहे हैं, जब वो चैप्टर के अंदर आएगा डिटेल में और पढ़ेंगे, इसमें एक्सेप्शंस क्या है और डिफरेंट डिफरेंट और क्या पॉसिबिलिटीज से बात करेंगे। क्या प्रीवियस स्लाइड दिखाऊंगा? ओके सर। सर वो फिर से दिखाओ ना एक बार वो इक्वेशन। सर हाँ जी सर वो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन में कंफ्यूजन हो रहा है सर, वापस एक ठीक है। यस उत्तर। देखो, जिस कार्बन को ये अटैच्ड है हैलोजन या फिर फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है ना, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, पर यहाँ पे हम हैलोजन ले रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट है। तो जिस कार्बन को ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे, ठीक है। जिस कार्बन को वो अटैच्ड है ग्रुप, उसको बोलेंगे हम अल्फा यस कार्बन। सर। और इस कार्बन के बाजू वाले कार्बन को हम बोलेंगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन। और जो बीटा को हटा है इसको बोलेंगे हम गामा कार्बन। क्लियर? यस सर। अगर हम अल्कीन्स की बात करते हैं, अल्कीन्स में अल्फा बीटा गामा होता है। अल्कीन्स में कैसा होता है, मानो ऐसे ये अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन बोलते हैं। बिकॉज हम जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, यस सर। वहां पर अल्कीन्स को देखा था, अल्कीन्स को देखा है ना। इन केस ऑफ अल्कीन्स क्या होता है, ये डबल बॉन्ड कार्बन के बाजू वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, इसको बोलते हैं गामा गामा। कार्बन। ठीक है, यस इज द पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। नोट कर लिया आपने इस चीज को? यस सर। यस सर। तो जो बीटा कार्बन है, सॉरी बीटा एलिमिनेशन है, ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। लेट्स सी, जैसे हमने देखा था ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो टाइप के थे। कौन कौन से? SN1 SN2।
SN के दो टाइप के रिएक्शन थे, SN1 और SN2। बताया था मैंने आपको SN1 जो है 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, SN2 जो है 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। असं काहीतरी आठवत आहे का की भूल गए सर? सर भूल गया है कि SN1 में और क्या होता है? SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, SN2 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है। मैं ये सब क्यों वापस रिपीट कर रहा हूँ? एक तो याद दिलाना, दूसरी बात ये, यही सारे बातें यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम कंटेंट विद डिफरेंट हेडिंग हम करने वाले हैं। वहां पे SN1 SN2 था, यहाँ पे E1 E2 होगा, और बहुत सारे बातें सिमिलर चीजें, ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। SN1 में देखा था हमने क्या, SN1 में अटैक कहाँ से होता है? SN1 में अटैक कहीं से भी हो सकता है, फ्रंट या बैक साइड। इसलिए SN1 में आपको इन्वर्जन भी पॉसिबल है, कॉन्फ़िगरेशन का, और रिटेंशन भी पॉसिबल है। पर SN2 में जो है सिर्फ बैक साइड से अटैक पॉसिबल है, और हम बात करते हैं कि वहां पे 100% इन्वर्जन होता है। याद आ रहा है सब? यस सर। यस सर। SN1 फेवर्स बल्की ग्रुप लाइक टर्शियरी एंड ऑल, है ना? SN2 फेवर्स लाइटर ग्रुप्स लाइक प्राइमरी कार्बन एंड ऑल। ये सारे बातें हमने SN में SN1 SN2 में पढ़ा था। अब एलिमिनेशन, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है, ये भी दो टाइप के होते हैं, E1 एंड E2। देखो, बीटा एलिमिनेशन E1 एंड E2। नोट कर लिया आपने इसको? अब देखते हैं E1 E2 के बारे में। अगर आपको SN1 SN2 याद है तो बहुत सारी बातें सिमिलर होने वाली है, तो आप ध्यान, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। यस सर, हो गया ना। तो फर्स्ट लिखिए E1 रिएक्शंस। जिस प्रकार से SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, वैसा ही E1 रिएक्शन भी 2 स्टेप में होता है। जैसे SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होता है, वैसे E2 रिएक्शन भी 1 स्टेप में होता है, सिमिलर एकदम। फर्स्ट पॉइंट, E1 रिएक्शन takes place in 2-step mechanism. Takes place in 2-step mechanism. E1 reactions are also called as unimolecular elimination reactions. यहां तक लिख लो। अब ये 2 स्टेप में कैसे होता है समझाता हूं मैं आपको। How it takes place in 2 steps. यस सर। अब ये 2 स्टेप में एलिमिनेशन कैसे होता है, एक तो हमको ये बात क्लियर है, एलिमिनेशन में क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन में एक कार्बन से हैलोजन जा रहा है और एक कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, ये बात हमें पूरा क्लियर है। परंतु अब कैसे ये 2 स्टेप में हो रहा है ये देखना है, वैसे ही E2 में कैसे एक स्टेप में साथ में हो रहा है वो भी देखना है। तो फर्स्ट यहाँ देखते हैं 2 स्टेप में कैसे होता है। स्टेप 1,
मैकेनिज्म क्या है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 में जो है कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड, इसको मैं बोलूंगा लीविंग ग्रुप, बिकॉज हैलोजन तो हम यहाँ बोल रहे हैं बिकॉज हमारे सिलेबस में हैलोजन वाला कंटेंट दिया हुआ है, हैलोजन के एग्जांपल्स दिए, इसलिए हम हैलोजन बोल रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि हैलोजन ही होना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन और जगह भी होते हैं, तो उसको हम जनरली सबको मिला के बात करें तो उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप्स। जो पहला ग्रुप एलिमिनेशन में एलिमिनेट होता है उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे हैलोजन हमारा लिविंग ग्रुप है। बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन breaks down heterolytically in the presence of electrophile. Resulting in the formation of carbocation. तो सबसे पहले तो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटता है, दोनों बॉन्ड को टूटना ही है। पहले लिविंग ग्रुप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मानो हम सिर्फ 2 कार्बन को लेते हैं, यहाँ पे सबको नहीं लेंगे समझाने के तो हम जानते हैं एक जगह से हाइड्रोजन जाएगा और एक कार्बन से हैलोजन जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। एंड हाउ इट इज गेटिंग ब्रोकन, हेटेरोलिटिकली, मतलब यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन होगा। याद है आपको हेटेरोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन? अगर होमोलाइटिक फिजन होगा तो क्या फॉर्म होगा, रेडिकल्स फॉर्म होंगे, रेडिकल्स। हेटेरोलाइटिक फिजन होगा तो चार्ज फॉर्मेशन होगा प्लस माइनस। तो हैलोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस की प्लस, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बाय डिफॉल्ट सी के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सी और एक्सक्लूशन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। दैट मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यही मोस्ट इंपोर्टेंट बात। और आपको याद होगा SN1 रिएक्शन का भी यही कंडीशन था कि SN1 में जो है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। पर यहाँ पे एक और बात बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंस में करते हैं हम, व्हाई डू वी डू दिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? एक इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं तब ये होता है, क्योंकि क्या चाहिए, आप किसको अट्रैक्ट करना है आपको, यू वांट टू अट्रैक्ट ए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, है ना। आपको हैलोजन को अट्रैक्ट करना है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को अट्रैक्ट करना है, एक न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करना है। तो किसको रखना पड़ेगा अट्रैक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल। अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, only a positively charged species can attract a negative charged species, right? तो इसको अट्रैक्ट करना था, इसलिए हमने इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंस में किया। तब इसके वजह से ही अट्रैक्ट होगा और इधर बॉन्ड बनाएंगे, आपस में कंपाउंड बनाएंगे। तो क्या होगा फिर, ये हमको मिल गया यहाँ पे बेसिकली कार्बोकैटायन। ये स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और आपका लिविंग ग्रुप जो है अलग हो गया, यहाँ पे सेपरेट हो गया, तोड़ दिया आपने CX को बॉन्ड। फर्स्ट स्टेप ये कर दिया। नोट कर लिया इस पॉइंट को आपने? Yes, एक मिनट, सचिन
नाना सर को पूछो पहले, पापा को शेव वगैरह करना था, बोले तो वो ना आया है तो मंदिर में आता है। नाना सर बोले कि वो आया है, वो करना है तभी बुला के मतलब करवा सकते हैं। साढ़े 4 बजे जानना है हॉस्पिटल। इनको पूछो, रवि को भी पूछने के लिए करना है तभी बुला के नाना सर लेके आ जाएंगे। रवि स्टेप टू क्या है? अब हाइड्रोजन गया, आपको जाना किसका है? हाइड्रोजन को निकालना है वहां से हाइड्रोजन जाएगा और वहां पाई बॉन्ड निर्माण होगा। ये सेकंड स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले H जाएगा फिर H जाएगा। अब इसको आपको लॉजिकली, इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि E2 में क्या होता होगा, है ना। E1 को देख के आपको E2 आइडिया आ चुका होगा। E2 में क्या होगा? दोनों एक साथ जाएंगे, है ना, वन स्टेप मैकेनिज्म। X और H दोनों एक साथ गए तो वन स्टेप हो जाएगा। उनका जाना और पाई बॉन्ड का बनना दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तभी वो E2 मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म है। यहाँ पहले लिविंग ग्रुप जा रहा है, उसके बाद पाई बॉन्ड तैयार हो रहा है। तो तब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जाएगा। अगर हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? सी माइनस चार्ज आएगा। ये माइनस और प्लस मिलकर आपस में बॉन्ड बना देंगे। Now to attract the hydrogen we need nucleophile. यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। स्टेप 2 में पाई बॉन्ड निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन को बाहर काट रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऐसे 2 स्टेप में होता है E1 मैकेनिज्म। अब इतना ही यहाँ पे खत्म नहीं होता E1 मैकेनिज्म के बारे में। से फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ टाइप्स बात कर रहे हैं, इस टाइप्स को पढ़ते वक्त अराउंड 70% ऑफ द कंटेंट हम कवर कर रहे हैं, but 30% of the content still remains. That we will be, that is application part actually. जब वो चैप्टर आएगा इस टॉपिक पे, तब जिसका एप्लीकेशन हम करेंगे तब वो 30% कवर होगा। तो अभी कंप्लीट नहीं है टॉपिक। इसके बाद बेसिक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट तो उस चैप्टर के अंदर ही हम कर पाएंगे। जब वो टॉपिक आएगा, रिएक्शंस हम खेलेंगे तो मजा आएगा, तब आपको और बेहतर तरीके से अप्लाई करके आएगा। अभी बस इसमें क्या होता है जानना जरूरी है बेसिक जीओसी के अंदर। लिख लिया होगा आपने इसको, आगे बढ़ो। यस सर। अब E2 रिएक्शन में क्या होता है? E2 के बारे में बात करते हैं।
सर स्टेप 2 दिखाइए ना एक बार। सर इसमें प्रोटॉन मुझे नहीं समझ में आया सर, इसमें प्रोटॉन का क्या काम है इस डेफिनेशन। क्या बोल रहे हो? सर इसमें प्रोटॉन लिखा है आपने सर, उसका क्या मतलब, इस रिएक्शन में क्या काम है सर उस प्रोटॉन का। प्रोटॉन मीन्स H प्लस, यहाँ पे H लूज कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो एक्चुअली H प्लस को ही प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसके पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन, क्या एक प्रोटॉन ही बच जाता है ना। हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन तो रहता ही नहीं उसके पास। उसके पास रहता ही एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे इसलिए एक प्रोटॉन ही बचता है। तो हाइड्रोजन को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं, बिकॉज उसमें ओवरऑल उस एटम में कुछ नहीं है, एक प्रोटॉन ही है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ ओके सर। प्रोटॉन। सर एंड के बाद कुछ लिखना है क्या? इसके बाद मैंने वो कट कर दिया, मैं बोला वो अच्छे भी नहीं पढ़ेंगे। सेक्रेटरी कुछ कुछ पॉइंट कैसे इसके अंदर है, जो मैं बोलूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसकी, कि वो पॉइंट समझने के लिए कुछ चैप्टर्स खत्म होना जरूरी है। जब तक वो चैप्टर्स फिनिश नहीं होंगे तब तक वो पॉइंट मतलब वैलिड नहीं होगा, समझेगा ही नहीं, बाउंसर हो जाएगा। इसलिए कुछ पॉइंट में स्किप कर। लिख लिया इसको आपने? यस सर। जैसे इवन रिएक्शन इज सिमिलर टू SN1, वैसे E2 इज सिमिलर टू SN2, मच सिमिलर टू SN2। C2 मैकेनिज्म जो है वो वन स्टेप में होता है, यहाँ पे एक ही स्टेप में दोनों हो जाएगा। in A2 reactions base extracts a proton from beta carbon and simultaneously leaving group, हमारे केस में हाइड्रोजन है लिविंग ग्रुप, departs alpha carbon
लिखा क्या? और यस सर। 2 मिनट। Okay, I'll explain this now. जल्दी देख लो। सर सेकंड लास्ट लाइन का लास्ट थर्ड वर्ड के There, सेकंड लास्ट लाइन। ये है ना? यस सर। There is a formation of pi bond. यस सर, डन। देखो अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रहा है, से भी है यहाँ पे H यहाँ। नाउ इवन में क्या हो रहा था, पहले X जा रहा था, उसके बाद H जा रहा था, 2 स्टेप पे हुआ, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पर यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक साथ होगा। यहाँ पे हम एक बेस डाल देते हैं। बेस मतलब अगेन नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल होता है बेस। व्हेन यू पुट अ बेस which is basically nucleophile, आप ऐड करते हो वहाँ पे माइनस चार्ज। तो what happens, you get something like this, you get double bond here। सेम मिलेगा, इवन और E2 डबल बॉन्ड ही मिलने वाला, पर एक स्टेप में क्यों हो गया? क्योंकि बेस जो है आपने जो पुट किया, एक मिनट वापस, ये बेस आया, ये हाइड्रोजन को लेने के लिए न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए। ये हाइड्रोजन का रिमूवल और लीविंग ग्रुप का जाना दोनों एक साथ होता है। दोनों जब एक साथ होता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन H+ जाएगा तो ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस H+ आएगा। ये दोनों जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली आप पाई बॉन्ड निर्माण भी हो रहा है। ये दोनों एक साथ हो रहा है तो तुरंत पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो 1 स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ चार्जेस बनने तक का वेट नहीं करेंगे, वो जाना और पाई बॉन्ड का बनना एक साथ हो जाएगा। तो बीच में गैप नहीं होगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए। कि पिछले केस में क्या हुआ था, पहले X गया, फिर यहाँ प्लस चार्ज बना, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर H+ गया। अब ये दोनों साथ में हो रहा है, उतना ही फर्क है ना? क्लियर? सर हेलोजन कैसे एलिमिनेट हुआ? कस का मतलब इट्स लिविंग ग्रुप ना, एलिमिनेशन में टर्मिनेट होगा ही ना। और हम डाल रहे हैं ना यहाँ पे, देखो व्हेन यू आर पुटिंग बेस, अगर B- यहाँ पे है तो बाय डिफॉल्ट कुछ तो प्लस भी होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल हम क्या डालते हैं, KOH डालते हैं, है ना, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH में क्या है, OH- और K+ भी तो है। हाँ जी, यहाँ बेस क्या है, OH-, पर बेस डाला है तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ कुछ और भी होगा ना बेस में। ओके सर। तो वो तो होगा, पर मुद्दा ये है कि दोनों साथ में होगा। ये था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके 2 टाइप, E1 E2। इसके अलावा E1C भी होता है, हम बाद में पढ़ेंगे जब हम शुरू करेंगे टॉपिक। आगे बढ़ता हूँ। थर्ड टाइप की रिएक्शन क्या है हमारे पास, गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन। अब तक तो आपको आइडिया आ ही गया होगा एलिमिनेशन गामा मतलब क्या होगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं खुद ही।
गामा कार्बन से हाइड्रोजन को हमको निकालना है, समथिंग गामा है, और जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन निकालना है, 2 ग्रुप निकालना है, वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल गामा भी रेयर है, कर देता हूँ, लिख लो। These are the elimination reactions. तो एटम का आगे क्या लिखा है? क्या बोले? एटम का आगे क्या लिखा है सर? कौन सा रियल एटम के आगे? रियल एटम। एटम का आगे ये एटम के आगे लिखा है ग्रुप, इसके बाद लिखा लीडिंग, लीडिंग नीचे लीडिंग लीडिंग LEADING, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 3-membered ring. यस सर। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? या ऐसे देखो, डाइहैलाइड है, रिएक्शन में हम डालते हैं जिंक डस्ट और हमको इस रिएक्शन में मिलता है प्रोडक्ट F। अभी एक रिएक्शन है, ये गामा एलिमिनेशन का उदाहरण है। कैसे गामा एलिमिनेशन होगा? जब यहाँ जिंक डस्ट आप डालते हो तो यहाँ पे आपको ZnBr2 मिलता है बाई प्रोडक्ट में। तो ये ब्रोमीन यहाँ से, अगर ये कार्बन को हम रेफरेंस लेते हैं तो ये ब्रोमीन के हिसाब से तो ये होगा अल्फा, with respect to this bromine this is alpha, this is beta, this is gamma, है ना? किसी एक को रेफरेंस मानो तो एक के हिसाब से और गामा होगा, है ना? तो ये गामा कार्बन से भी ये भी निकल, तो 2 ग्रुप जो निकल रहे हैं तो बाहर आ रहे हैं, एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो गामा कार्बन से बाहर निकल एक अल्फा और एक गामा कार्बन से, इसको बोले गामा एलिमिनेशन। तो ये जिंक Br मिलकर ZnBr2 बनाते हैं। अब यहाँ से बाहर आते हैं तो जनरली जो ये जो रिएक्शन है इसमें होमोलाइटिक फिजन होता है। कौन सा फिजन होता है? होमोलाइटिक फिजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो ये क्या होगा, CH2 डॉट बनेगा, CH2 डॉट बन गया, तो ये Br डॉट और Br डॉट, तो Br डॉट जिंक से मिला के ZnBr2 बना देंगे। अब ये डॉट और ये डॉट आपस में बॉन्ड बना के वो 3-membered रिंग बना लेता है। सर रिएजेंट क्या है? जिंक डस्ट, ओके जिंक रिएजेंट है, डस्ट मतलब उसको डस्ट फॉर्म में यूज करते हैं, तो जिंक डस्ट नाम से फेमस है, मतलब उसको पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। Br की तरह जाएगा, क्या Br की तरह जाएगा इसमें? ZnBr2 बन गए ना, जिंक ने ब्रोमीन से रिएक्ट करके ZnBr2 बना लिया, जिंक ब्रोमाइड।
यस सर। ये तो कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 3 टाइप के रिएक्शन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली 3 क्लासिफिकेशन में सारे रिएक्शन जितने हम पढ़ने वाले हैं वो इसके अंदर आते हैं, 3 मेजर टाइप रिएक्शन। इसके अलावा मैं, क्योंकि समय हमारे पास और भी है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और बातें बता दूं आपको। जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वैसे क्लासिफिकेशन में तो नहीं है टॉपिक के, पर वो भी तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ही। जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होते हैं, रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं, और हम जानते हैं ऑक्सीडेशन के रिडक्शन क्या है। थोड़ा उनके बारे में थोड़ा लॉजिक बताता हूँ, कोई थ्योरी नहीं है हमारे पास, तो हम थोड़ा लॉजिक बताता हूँ ताकि आपको जब हम वो करेंगे तो आपको उसका आइडिया रहे। अगर कुछ आइडिया बैकअप में है तो इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर कुछ भी नहीं पता, सडनली आप कुछ पढ़ रहे फिर वो टफ जाता है समझने में। तो देखो, जो डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास है, उसका बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कन्वर्शन करते हैं। बस एक कंपाउंड को और एक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, वही थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करने वाले हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है उस सब जगह वही हो रहा है। अगर किसी के पास अल्कीन है तो व्हाट दे आर डूइंग, या अल्कीन से अल्केन बना रहे हैं, या अल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं, या अल्कीन से एल्डिहाइड बना रहे हैं, या अल्कीन से कीटोन बना रहे हैं, या अल्कीन से कार्बोक्सिलाइड बना रहे हैं, या अल्कीन से अलग अलग कंपाउंड हम कैसे बनाए रिसर्च कर रहे हैं। पूछो, बोला नहीं। तो अल्कीन से अलग अलग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कैसे बनाए, उसी को हम बोल देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अब कभी अल्कीन का एलिमिनेशन, अल्कीन का एलिमिनेशन तो होता नहीं, अल्कीन में एडिशन रिएक्शन बनाना पड़ेगा, कभी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और कभी ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करके अल्कीन से अलग अलग कंपाउंड्स हम निर्माण करते हैं, उसी को हम बोल देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। और कभी हम ऐसे पढ़ते हैं, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स टॉपिक का नाम, तो क्या ये जो अलग अलग कंपाउंड है इससे अल्कीन कैसे बनाया जाए, इससे अल्कीन कैसे बनाया जाए, वही बन जाए प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे अल्केन चैप्टर रहेगा, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइन्स। ये हमारे सिलेबस 11-12 का, इतने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ये हर कंपाउंड जब हम लेंगे तो हम यही बात करने वाले हैं, उस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन से यही है, उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनाए, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, और वो डिफरेंट कंपाउंड से उसे कैसे बनाए, यही मुद्दा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। और उसी के लिए मैकेनिज्म्स, रिएजेंट्स, ये सारे चीजें हैं। तो उसमें से मैंने बोला कुछ रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कभी कभी कन्वर्जन के लिए ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन तो ऑलरेडी हम जानते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात किया है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रोमिनेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स परिचय कराता हूं आपको मैं, वह KMnO4 और K2Cr2O7। These are the prominent oxidizing agents. So apart from this, here and there 1 or 2, 3 अलग भी यूज किए हैं यहाँ वहाँ चैप्टर में। तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में जो प्रोमिनेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हम यूज करते हैं उसे आप परिचय कर लीजिए अपने आप को, वो है KMnO4 और K2Cr2O7। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, and this is potassium dichromate. These are the best oxidizing agents ever. Of all ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, और ये जो है डिफरेंट कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में काम आते हैं। सुनिए, जब भी आपको एक रिएक्शन में ये रिएजेंट दिखाई देगा, कम से कम इतना तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि रिएक्शन में क्या होने वाला है।
अच्छा यहाँ पे K2Cr2O7 है, क्या यहाँ पे KMnO4, उसका मतलब पक्का यहाँ पे इस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होने वाला है। इतना तो भी अपने को क्लिक होना चाहिए, तो कम से कम कुछ तो लॉजिक लगेगा अपना। अब ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बनेगा तो अगला बात है। पहली बात तो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि रिएक्शन में होने क्या वाला है। उतना भी आइडेंटिफाई कर लिया, फिर सेकंड स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो बनेगा क्या। ठीक है, ऑक्सीडेशन तो होगा, फिर ऑक्सीडाइज होने के बाद वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज सेकंड लॉजिक। तो पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें रिडक्शन में, तो कौन से एजेंट्स को देख के पहचानेंगे रिडक्शन होने वाला है। अगर आपको रिएजेंट दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में इसको LaH भी लिखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। HI रेड फास्फोरस, सोडियम बोरोहाइड्राइड, these are few best हाइड्राइड। इसके अलावा H2PT, यहाँ PT हो सकता है या फिर निकल हो सकता है, यहाँ पे पैलेडियम भी हो सकता है। हाइड्रोजन विद निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम also act as a good reducing agent. Yes, सर सेकेंड वाले में क्या लिखा है सर आपने? this is HI oblique रेड फॉर्म, मतलब इसका कॉम्बिनेशन। ऑब्लिक मतलब यहाँ पे और नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्लिक का मतलब और नहीं होता है, एंड होता है। यहाँ पे ऑब्लिक का मतलब एंड, HI प्लस रेड फास्फोरस, तो प्लस तो यहाँ पे ऑब्लिक लिखते हैं। दो जनरल उसका मीनिंग और होता है, पर ऑर्गेनिक में उसका मीनिंग एंड होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स है, पर इसके अलावा आपको और बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पर उसमें देखो हाइड्राइड अगर रहा, समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल कुछ अन्य की बात करो, जैसे कि ट्राइफिनाइल टिन, ये क्या है, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। जैसे आपको हाइड्राइड मिला ना, जो भी अगर हाइड्राइड रहेगा, भले ही कोई नया रिएजेंट है ये जिसमें आपने नहीं है, बिकॉज बहुत सारे यहाँ वहाँ रिएजेंट्स आते हैं, जैसे आप हाइड्राइड दिखाई देगा वहां पे समझ जाना वो रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा, बिकॉज all hydrides will act as reducing agents, hydrides will act as reducing agents। जैसे ये एक हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड बोलते हैं इसको, एक ही जगह यूज होता है थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने इसको सिर्फ एक ही रिएक्शन में देखा यूज करते हुए, ये फेमस नहीं, पर एक जगह है यूज करता हुआ। हम सिर्फ कुछ उनके बात कर रहे हैं जो बार बार यहाँ वहां आते रहते हैं, तो उनको जानना जरूरी है कंपल्सरी, एटलीस्ट उतना तो पता होना चाहिए। बड़ा सा लिस्ट नहीं पढ़ा तो भी कम से कम क्यों जो फेमस है वी शुड नो दैट। एंड इवन amalgams also act as food reducing agent। यहाँ मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, यू हैव सोडियम अमालगम, मैग्नीशियम अमालगम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, पर एमालगम अगर आपको दिखता है, एमालगम समझते हो आप? एमालगम नो सर। मर्क्यूरी का सुना था बस। मर्क्यूरी, यस सर। डू यू नो एलॉय? यस सर। यस सर। So alloys of mercury are called as amalgams। जैसे कुछ उदाहरण के लिए सोडियम अमालगम, सोडियम और मरकरी मिलते हैं, सोडियम अमालगम बनाते हैं। मैग्नीशियम अमालगम, जिंक अमालगम, ये तीनों हमारे सिलेबस में
यहाँ वहाँ ये भी उतना मतलब बार बार नहीं आते हैं, एक आध रिएक्शन है, पर जहाँ भी एमाल्गम दिखता है तो समझ जाना यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ रिडक्शन होने वाला है, उतना आइडिया आना चाहिए क्या क्या हो सकता है। और उसके बाद एग्जैक्ट आंसर क्या है वो अलग बात, but it is basic idea. You're understanding why I'm telling all these things to you? Yes, sir. मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्या आपको उसका उद्देश्य समझ में आ रहा है? कि बस ब्लाइंडली आप लिखते जा रहे हो, ऐसे सर लिखा रहे हैं हम लिख रहे हैं, बस जो भी है नोट्स। आपको एग्जाम में ये रिएक्शन दिया, पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपने अब ये चैप्टर किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये अल्डिहाइड चैप्टर का क्वेश्चन, और ये चैप्टर जो है 12th स्टैंडर्ड के अंदर है, ठीक है। हमें पढ़ा भी नहीं है चैप्टर, बहुत दूर की बात है, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी, जोश ही कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ हद तक प्रेडिक्ट, क्या अभी जो ज्ञान आपको मैंने दिया उससे आप एटलीस्ट क्या बोल सकते हैं, मिनिमम टू क्या बोल सकते हैं इस रिएक्शन को? हाँ सर ऑक्सीजन निकल जाएगा, रिएक्शन होगा। सर ऑक्सीजन निकल जाएगा। At least at this moment, based on the knowledge that I gave in the last 5 minutes, you can say that ये reaction जो है reduction reaction, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो reducing agent है वो इसको reduce करने वाला है, वो इसको reduce करने वाला है। रिडक्शन होने के बाद कौन सा कंपाउंड मिलेगा इसके बारे में अभी आपको कोई जानकारी नहीं। एटलीस्ट बेस्ड ऑन दिस, अगर ये मैंने बताया नहीं होता तो कुछ भी नहीं बोला, पता क्या पता ये कौन है आप जानते ही नहीं हो, कुछ नहीं बोल पाते। एटलीस्ट इन दिस 5 minutes ऑफ नॉलेज अगर सुना होगा ध्यानपूर्वक आपने, इतना जरूर बोल सकते हो कि रिडक्शन होने वाला है, पर क्या होगा हम जानते नहीं। अब मैं थोड़ा अपग्रेड कर दूं उस नॉलेज को, एक और स्टेप, क्योंकि ऐसे तो एक रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा जानने के लिए आपको सभी रिएक्शंस को याद करने पड़ेंगे जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, पर वो तो हम करेंगे ही चैप्टर वाइज, जब पढ़ेंगे तब हर रिएक्शन लिखेंगे। पर उसके अलावा मैं जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि इससे हम कुछ हद तक तो प्रेडिक्ट कर ही सके, इफ नॉट कंप्लीटली। और एक बात ये बोल दूं, जैसे सीक्वेंस बनाता हूँ मैं, सीक्वेंस याद रखिए आप, जैसे like this. इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे ना, यहाँ से भी कुछ हद तक का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऊपर की ओर हम जाते हैं ऑक्सीडेशन की बात, अगर ऊपर की ओर जाते हो उसके मीनिंग क्या है ऑक्सीडेशन। तो अगर आप कोई मान लो आपको एग्जाम में एक हाइड्रोकार्बन दिया है और उसके ऊपर जो है कोई तो भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, तो ऑक्सीडाइज होना है। एक हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन होने पे क्या मिल सकता है, अगर ये प्रश्न उठता है तो मैं बोलूंगा या तो अल्कोहल मिलेगा, या तो अल्डिहाइड कीटोन्स मिलेंगे, या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन करने पे इतना ही पॉसिबल होगा। पॉसिबल से क्या होगा, मैंने एलिमिनेशन कर दिया ऑप्शन, कुछ ऑप्शन में अमाइन दिया है, अमाइन पॉसिबल नहीं है ना,
कुछ ऑप्शन अल्काइल हैलाइड दिया, ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं। एटलीस्ट मुझे इतना आइडिया आता है कि भाई हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करने पे क्या पॉसिबिलिटी है। अल्कोहल मिल सकता है, या तो वो अल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। अच्छा, एक अल्कोहल दिया है और अल्कोहल के ऊपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर अल्कोहल में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन होने पे क्या हो सकता है, या तो अल्डिहाइड कीटोन बन सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ नहीं बन सकता। अच्छा, आपको एक अल्डिहाइड दिया है तो अल्डिहाइड या कीटोन दिया है तो उनके ऑक्सीडेशन होने पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिल सकता है, कुछ और नहीं मिल सकता। पक्का फंडा है। वैसे ही इफ यू गो डाउन लाइक दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट रिडक्शन। अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और बोलता है इसके ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मिल सकता है? हम बोलेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन्स मिलेंगे, या तो अल्कोहल मिलेगा, या तो हाइड्रोकार्बन मिलेगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। अगर आपको अल्डिहाइड कीटोन्स दिए हैं, रिडक्शन हो रहा है, या तो अल्कोहल मिलेगा या तो हाइड्रोकार्बन मिलेगा। वैसे कोई अल्कोहल दिया है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोकार्बन ही मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। एंड स्पेसिफिकली अल्केन मिलेगा इन हाइड्रोकार्बन्स as you go down reduction will all give alkanes। अब ये जो सीक्वेंस जो तैयार होने के, इसमें एटलीस्ट एक और रफ आइडिया आ जाता है। जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, कहाँ क्वेश्चन है? अभी मैंने एक अल्डिहाइड दिया है और यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट दिया है। इसको देखिए, पहचान की रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन होने वाला है। ये देखा, ये अल्डिहाइड है। अब मैं बोलता अपना सीक्वेंस में जाते हैं, सीक्वेंस देख लेते हैं, सीक्वेंस किस प्रकार से है। कार्बोलिक सीक्वेंस देखा तो मैंने एक अल्डिहाइड है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये अल्कोहल दे सकता है या तो फिर वो अल्केन दे सकता है। यहाँ सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर अल्कोहल और अल्केन, यही मैं बोल सकता हूँ। सेकेंड स्टेप। अब देखो, सिर्फ इतने से बातों में हम इतना कुछ बोल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारा एलिमिनेट कर दिया ना। इतने सारे बड़ा सा लिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो सब एलिमिनेट करके मैंने बोला सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी, या तो अल्केन बनने का या तो अल्कोहल बनेगा। अब ये जानने के लिए कि भाई इन दोनों में से क्या बनेगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। एटलीस्ट बिना डिटेल में पढ़े 11-12 इतना हद तक थोड़ा बहुत तो हमको आइडिया आना ही चाहिए, ताकि हम ऑप्शंस को कुछ हद तक एलिमिनेट कर दे और थोड़ा तो अपना लॉजिकल ब्रेन लगा सके, ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। नोट डाउन प्लीज। यस सर। And keep this in your mind, this will help you। ये कोई theory का पार्ट नहीं है, बस मेरा लॉजिक है, just to help you out। Future will come to know how to help। जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आएंगे, वहाँ पे आइडिया आएगा। अब ये रिएजेंट्स को हमको पढ़ना पड़ेगा। ये अलग अलग रिएजेंट जैसे हमने यूज कर दिया, इसमें मैंने आपको लिख के दिया रिएजेंट्स के बारे में, तो हमको ये देखना पड़ेगा कौन से रिएजेंट जो है किस कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, और कुछ रिएजेंट्स के मैकेनिज्म भी हमको समझने पड़ेंगे। जब हम वो कर लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा बहुत सारे रिएक्शंस को डील करना। तो एक बात याद रखिए, तो अभी स्टिल लॉट ऑफ टाइम इज देयर फॉर अस टू स्टार्ट द रिएक्शंस। अब बहुत समय है, अभी तो जीओसी के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो पर जब भी हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शंस होते हैं ना, हर रिएक्शन को समझना ही पॉसिबल नहीं है और हर रिएक्शन को रटना भी पॉसिबल नहीं है। दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन ऑर्गेनिक में समझ के ही करना पड़ेगा, कुछ रटना पड़ेगा और कुछ लॉजिकली डील करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक के अंदर बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शंस है, तो इसीलिए क्योंकि हम सब रिएक्शन को रटना पॉसिबल नहीं है, उसीलिए कुछ हद तक हमें लॉजिक्स का इस्तेमाल करना है, ताकि एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ जो रिएक्शंस किताबों के अंदर, उसको अपने लॉजिकल ब्रेन के माध्यम से, लॉजिक्स और टेक्निक के माध्यम से आराम से हम कर लें, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो उसके लिए थोड़ा बैकअप भी क्रिएट करेंगे आपको, तो उतना तक का तो हो जाएगा।
और थोड़ा बहुत जो बच्चे हैं फिर उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैकेनिज्म, उससे करेंगे। और कुछ रह जाएंगे, एटलीस्ट 20-30% रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मैकेनिज्म आज तक साइंटिस्ट ने पता नहीं किया है, स्टिल नॉट नोन। तो उसको जैसा है वैसा पढ़ना पड़ता है, तो सेग्रीगेशन में पढ़ना पड़ेगा। You will see the next class we will talk about types of reagents and about few reagents हम बात करेंगे वो कैसे काम करते हैं, तो मैकेनिज्म कैसे होता है, how do they work, and then we will, that will not take much time, probably one class only खत्म करूंगा, उसको टॉपिक नहीं है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ अलग से, वो एक क्लास में आपको समझा दूंगा वो कैसा होता है, एक आइडिया निकले। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो होगा अगला जो हम करेंगे आफ्टर दिस इज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के बाद फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा चैप्टर। आइसोमरिज्म इटसेल्फ एक बिग टॉपिक, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, तो इसकी आइसोमरिज्म नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.